जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिय स्मृति इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने जा रहे हैं वन एवं वन्य जीव। वन एवं वन्य जीव संसाधन। इससे पूर्व क्लास में अपने पढ़ा था संसाधन एवं विकास। आज बात करेंगे वन एवं वन्य जीव। वन एवं वन्य जीव संसाधन। सबसे पहले अपन देखते हैं जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विविध प्रकार। क्या है? पादपों एवं जंतुओं के विविध जो प्रकार हैं वो आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को हम विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है आपस में परस्पर एक दूसरे के सहयोग के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार अपन उसे कहते हैं क्या? जैव विविधता। एक आता है प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा देखें। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं से व उगने व पनपने वाले पादप समूह, वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं। इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। ये अक्षत जो लिखा है इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को भी अक्षत वनस्पति कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। दूसरा आता है स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां। अब स्वदेशी का अर्थ से ही पता चला, स्व यानी जो अपने ही देश में हो रही हो, जैसे क्या है? स्थानिक पादप। अक्षत का क्या हो गया? प्राकृतिक वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय है, यानी पूर्ण रूप से वो कौन सी है? भारतीय। भारतीय महाद्वीप में ही या भारत देश में ही उगी हो, पनपती हो, उसे क्या कहते हैं अपन? स्वदेशी। इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां भी कहते हैं। अब एक आता है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। इसकी परिभाषा है किसी विशेष क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर व परस्पर जुड़े हुए होते हैं। यही एक परिस्थिति तंत्र बनता है। मानव भी इस तंत्र का एक प्रकार का प्रमुख भाग है। क्या ध्यान रखना है? किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर परस्पर क्या रहते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? पादप और जंतु जो है परस्पर एक दूसरे पर जुड़े होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र जो बनता है। और इस पारिस्थितिक तंत्र में मानव की जो भूमिका है वो क्या है? महत्वपूर्ण है। मानव इसमें प्रमुख है। आगे बात करें वन्य जीवन। वन जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? वन्य जीवन। ठीक है ना? जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें जिस प्रकार के वन्य जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? वन्य जीवन। अब दो शब्द देखिए। फ्लोरा, ये आगे अपने काम आएगा। इसका अर्थ क्या? देखो, किसी क्षेत्र या काल विशेष की पादप, किसी विशेष क्षेत्र या काल विशेष समय के अनुसार तो पादप होते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। दूसरा है फोना। क्या है? फोना, जंतुओं की प्रजातियां। फोना किसे कहेंगे? जो जंतुओं की प्रजातियां उसे कहेंगे फोना। अब देखते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात किस प्रकार भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात पाए जाते हैं। भारत अपने वनस्पति जात यानी वनस्पति जात को क्या कहते हैं? फ्लोरा में अति समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानिक यानी स्वदेशी है। ठीक है? कितनी देर का है? 47,000 और इधर कितनी देर का है? 15,000। तो भारत एक विशेष रूप से देखा जाए तो विश्व में भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है पादप और जीव जंतुओं की
विविधता में सबसे ज्यादा यहाँ पर जो विविधता भारत में भी देखने को मिलती है विश्व स्तर पर देखा जाए तो। भारत अपने प्राणी जात में भी अति समृद्ध है। यहाँ लगभग 81,000 से अधिक प्राणी जंतु प्रजातियां हैं। यहाँ पक्षियों की लगभग 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। यह लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग कीट पतंग जो है वो कितने पाए जाते हैं? 60,000 प्रजातियां, यानी अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं कीट पतंगों की वो 60,000 पाई जाती है। और मछलियों की कितनी देर का है? 2500 से अधिक जो है मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। इस प्रकार भारत में जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखते हैं भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में हैं, वे कौन सी प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में लुप्त प्राय हो रही है। इनमें मुख्य रूप से देखा जाए चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, है ना, और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुकाइनिसिंस और महुआ की जंगली किस्म, ये जो महुआ की एक जंगली किस्म है, और हुबर्डिया घास की प्रजाति आदि, ठीक है ना, हेप्टान्यूरॉन, ठीक, ये जो पाई जा रही है क्या भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में पाई जाती हैं। आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हैं भारत की लुप्त प्राय प्रजातियों का बचाव अपन कैसे कर सकते हैं। अब इसमें विशेष रूप से आप देख सकते हो यहाँ पर हाथी का दे रखा है, ये गेंडा है, चीता है, शेर है, ठीक है ना। इस प्रकार की जो ये प्रजातियां दे रखी है लुप्त प्राय स्थिति में है। लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां, अब कुछ प्रजाति ऐसी है जो लुप्त होने का खतरा भी झेल रही है। भारत में बड़े प्राणी जातियों में से स्तनधारियों की लगभग 79 प्रजातियां जो है पशुओं की, और 44 जातियां जो है सरीसृपों की, 15 जातियां, और जल स्थल चरों की कितनी है? 3 जातियां जो लुप्त होने का खतरा झेल रही है। लगभग 1500 पादप जो हैं, 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। इस प्रकार की जो ये संख्या दे रखी है, ये जातियां जो है लुप्त होती हुई हमें नजर आ रही है। अब प्रजातियों को वर्गीकरण देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी जातियां जिनको IUCN के द्वारा वर्गीकृत किया गया है प्रजातियों को। पहला है सामान्य प्रजातियां। ठीक है, अब देखिए सामान्य प्रजातियों में कौन कौन सी आ रही है। ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक। ठीक है, ये जो है ये सामान्य जातियों के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है लुप्त प्रजातियां या लुप्त जातियां। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये वे जातियां हैं जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है, यानी लुप्त हो गई है। इनका जो आवास है उस स्तर पे जाके देखा तो ये वहां पर पाई नहीं गई, लुप्त हो गई। उनमें विशेष रूप से एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख जो है वो। ठीक है, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। नेक्स्ट है सुभेद जातियां। वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी रही है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों को नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या पर घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी आदि। ठीक है, इस प्रकार अगर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे ये भी जो जातियां ये भी क्या हो जाएगी, सुभेद जातियों के अंतर्गत आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात की जाए स्थानिक जातियां। ठीक है, स्थानिक जातियों के अंतर्गत है प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां हैं, उसे क्या कहेंगे, स्थानिक जातियां, यानी किसी स्थान विशेष में पाई जाती हैं, उसे कहेंगे स्थानिक जातियां। उसकी भौगोलिक सीमाओं से अलग, ठीक है, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जा रही है। ठीक है ना, स्थानिक मतलब विशेष क्षेत्र किसी में पाई जा रही हो। निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर,
और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के भी उदाहरण हैं। ठीक है, ये जो दे रखा है अंडमानी सुअर हो गया, निकोबारी कबूतर हो गया, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, ये जो इस प्रकार की जातियां, ये स्थानिक जातियां विशेषकर इन क्षेत्रों में पाई जाती है, अदर जगह पे नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अब देखो वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण। ठीक है, वनस्पति जात और प्राणी जात में ह्रास के जो कारण दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर पहले, कृषि में विस्तार। अब क्या हुआ, मानव ने धीरे धीरे जैसे विकास किया तो मानव अपने कृषि कार्य का जो है पहले की तुलना में ज्यादा स्तर पर कृषि करने की, जनसंख्या जैसे ही बढ़ी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सबसे पहले हमें भोजन की आवश्यकता रहती है, जल की आवश्यकता रहती है। तो भोजन की आवश्यकता के लिए उसने मानव ने क्या किया, लंबे या विस्तृत क्षेत्र में कृषि करने का कार्य प्रारंभ किया। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदला गया। ठीक है, अब ये लगभग 30 साल के अंतराल में 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र, ये पहले यहां पर क्या थे, वनस्पति वन क्षेत्र था, उसको भूमि में बदल दिया गया। तो ये क्या हो रहा है, वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारण वनस्पति कम हो गई, बदल दिया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित धूमखेती अथवा श्लेष और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई और नवीनीकरण किया गया। अब स्थानांतरित कृषि में क्या करते हैं, वनों को काटते, जलाते, फिर एक स्थान पे कृषि की, उसके बाद वो स्थान छोड़ करके फिर दूसरी जगह चले जाते। इस प्रकार जो है जूमिंग कृषि, स्थानीय कृषि जो करते हैं, जिससे भी क्या हुआ, वनों का ह्रास हुआ है। नेक्स्ट देर का संवर्धन वृक्षारोपण। अब संवर्धन वृक्षारोपण जब व्यवसायिक महत्व के लिए किसी एक प्रजाति के पादपों को वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। यानी किसी एक विशेष प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया गया तो उसे क्या कहेंगे, संवर्धन वृक्षारोपण कहेंगे। तो इस संवर्धन वृक्षारोपण से क्या हुआ, भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया। किसी एक प्रजाति को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, दूसरी जो प्रजातियां थी उसका नुकसान किया। ठीक है, आगे दे रखा है विकास परियोजनाएं। अब आजादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं का मूर्त रूप दिया गया। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। अब जैसे देश आजाद हुआ उसके बाद विभिन्न प्रकार की समस्या देश के सामने थी, उनका निदान करने के लिए भी हमें जंगलों की, वनों की बलि देनी पड़ी। ठीक है, आगे देखो, 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। अब देश के लिए नदी घाटी परियोजना लाना भी जरूरी था, उसके लिए लगभग कितने, 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का क्या किया गया, सफाया किया गया। ठीक है, इस प्रकार जो है। अब आगे देखो, खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन। अब बक्सा जो रिजर्व टाइगर जो दे रखा है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इस जगह पर डोलोमाइट जो पाया जाता है, जिसका खनन करने से यहाँ की जैव विविधता पर विशेष रूप से भारी क्षति हुई है। संसाधनों का असमान बंटवारा। अब संसाधनों का असमान बंटवारे से क्या हुआ, अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जितने लोग अमीर होंगे वो अत्यधिक मात्रा में संसाधनों का उपयोग करते हैं और संसाधनों का दोहन करते हैं, जिससे भी संसाधनों क्या हुआ, यहां पर नुकसान हो रहा है। अब एक आता है हिमालय यव। ठीक है ना, हिमालयन यव। अब इसको एक प्रकार से देखें, हिमालयन यव जो है ये चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। एक औषधीय पौधा होता है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, हिमालय जो यव है इसका उपयोग कहां पे होता है, पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों सेक्टसोल नामक रसायन निकाला जाता है। अब इससे क्या निकलता है, ये हिमालय जो विशेष रूप से
सेट्रिक्सोल क्या करते हैं, एक विशेष रूप से रसायन निकाला जाता है जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं, कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अब विशेष रूप से इसका प्रयोग कहां करते हैं, कैंसर रोग में इसका प्रयोग करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके नुकसान, ठीक है, हिमालय के नुकसान क्या हो, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं, ठीक है ना, कई प्रकार के जो पेड़ थे वो सूख गए, इसमें ये नुकसान हो रहा है। ये आप देख सकते हैं पौधा जो है हिमालय यव है ना, इसी के पिक्चर दे रखे, ये जो इस पे दे रखे हैं इसका, है ना, विशेष रूप से देख सकते हो आप, ये इससे निकलता है। कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव, अब जिस प्रकार धीरे धीरे संसाधन जो है वो कम हो रहे हैं, इसका सामाजिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा उसको एक बार देखें। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत चीजें। अब जैसे धीरे धीरे संसाधन कम होंगे तो महिलाएं जो हैं अपने जीवन यापन के लिए जंगलों से लकड़ी लाती है, जल लाती है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो महिलाओं पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ता है, अधिक बोझ हो जाता है महिलाओं पर। आसपास के क्षेत्र में जब उनको आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जो सामग्री नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगी, अपने निकटतम दूसरी जगह पे या दूरस्थ स्थान पे जाकर के उसकी जो सामग्री है वो लाने का प्रयास करेगी, लकड़ी होगी, इस प्रकार से। तो ये महिलाओं पर क्या है, बोझ बढ़ता जा रहा है। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। तो इस प्रकार जो है कई जगह, अब आपको लगता होगा कि इतने भारत जैसे बड़े देश में सब जगह सब लोगों को जल की उपलब्धता होगी, जिस प्रकार हम रह रहे हैं उसी प्रकार से सारे लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारत में कई जगह ऐसी भी है जिनको नसीब पानी पीने का नसीब नहीं होता, शुद्ध पेयजल पानी, और कई लोग ऐसे भी हैं जो अत्यधिक मात्रा में पानी का दोहन भी कर रहे हैं, उसका पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन रहेगा जितना हो सके अपन जल बिजली को बचाने का प्रयास करें, ताकि हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है और जितना बचेगा वो दूसरों की आवश्यकता भी पूर्ति होगी। वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती है, जिससे गरीबों को काफी कष्ट होता है। अब जितना अधिक वनों का अपन कटाई करेंगे उससे बाढ़, सूखा, इस प्रकार की समस्या आएगी, और इन समस्याओं का, प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है, गरीब लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, इस प्रकार जो है इनके संरक्षण के लिए जो है उपाय किए गए। अब संरक्षण के लाभ, ठीक है, संरक्षण के कई लाभ होते हैं। इससे परिस्थिति की विविधता को बचाया जा सकता है। परिस्थिति की जो विविधता है उसको क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है संरक्षण के माध्यम से। इससे हमारे जीवन के लिए कई जरूरी मूलभूत चीजें जैसे जल, हवा, मिट्टी का संरक्षण भी होता है। अब वन विभाग द्वारा वनों का जो वर्गीकरण किया गया उसको अपन देखते हैं। वन विभाग द्वारा वनों का जो वर्गीकरण किया गया उसको देखा जाए तो पहला कौन सा है, आरक्षित वन, ठीक है, नंबर 2 पे है रक्षित वन, नंबर 3 पे है अवर्गीकृत वन। अब आरक्षित वन में देखें तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित घोषित किए गए हैं, ठीक है, आधे से अधिक जो है वो वन क्षेत्र कैसे है, आरक्षित घोषित किए गए। यहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, ठीक है। तो आरक्षित वन जो उनको क्या माना जाता है, सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। और दूसरा जो रक्षित वन दे रखा है, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा जो है, कितना, 1/3 हिस्सा रक्षित वन के अंतर्गत आता है। और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, ठीक है, रक्षित यानी इनकी रक्षा करने के लिए। अब नाम से याद है हो जाएगा, रक्षित वन यानी इनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए कुछ उपाय किए गए। अब आगे आता है अवर्गीकृत वन।
अन्य सभी प्रकार के वनों और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों के समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उसे क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। अब जो जितने भी है अन्य प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों के समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उसे क्या कहेंगे अपन? अवर्गीकृत वन कहते हैं। अब वन जीवन में होने वाली अविवेक ह्रास पर नियंत्रण के उपाय। अब जो वन्य जीवन है उस पे अविवेकी ह्रास जो हो रहा है उसके नियंत्रण अपन किस प्रकार कर सकते हैं उसको देखें। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। दूसरा, भारत सरकार ने लगभग 14 जैव निश्चय, ठीक है, जैव संरक्षण स्तर प्राणी जात और पादप जात हेतु बनाए गए हैं, जीव मंडल निश्चय बनाए हैं सरकार ने। सन 1992 से भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति और उद्यानों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी गई है। बाघ परियोजना, गेंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन बस्टर परियोजना तथा कई अन्य इको विकासीय पारिस्थितिक विकासीय परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, 89 राष्ट्रीय उद्यान, 419 वन्य जीव और अभ्यारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक परिस्थिति व्यवस्था के महत्व को हमारे उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। हम सबको समझना होगा कि हम किस प्रकार से इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। अब एक है चिपको आंदोलन, ठीक है, एक राजस्थान में हुआ था खिजरली आंदोलन, है ना। अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा जो वृक्षों की कटाई के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिए, रत्ना भागू, उन्होंने पति पत्नी और 2 बेटियों के साथ अपने जीवन प्राण त्याग दिए। तो बिश्नोई समाज जो है वो क्या करता है? अपने आसपास प्रकृति की रक्षा और जीव जंतुओं की रक्षा करने में अगर सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो समाज कौन सा है? बिश्नोई समाज, जिन्होंने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी है। तो उसी प्रकार एक आंदोलन चला था चिपको आंदोलन। वो कहाँ है? एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चामोली जिले में सन 1970 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चामोली जिले जो समय किसमें था? उत्तर प्रदेश का ही भाग था उत्तराखंड, जो अभी अलग राज्य बना है, ठीक है ना। अब इसका जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी ने। और उसके बाद इसका नेतृत्व जो है भारत के महान व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्व किया। और उन्होंने इस आंदोलन के द्वारा उस समय तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी के द्वारा भी इसको आंदोलन को ऊपर स्तर पे पहुंचाया, इसकी जानकारी दी और लास्ट में इनकी भूमिका को सराहा गया। ये आप देख सकते हैं चिपको आंदोलन के कुछ पिक्चर दे रखी है। ये जो महिला हैं वृक्षों की रक्षा के लिए पेड़ों पे लिपट गई है। देखो कितनी इनमें भावना थी संसाधनों के प्रति, अपने आसपास के जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, यानी प्रकृति के प्रति इनका कितना रुख था, दया भाव का, अपने प्राण देकर के प्रकृति की रक्षा की थी। तो हम सबको भी इस बात पे गर्व के साथ हमें भी इस प्रकार के कार्य में आगे रहना चाहिए। प्रकृति की जहां हो वहां रक्षा करने के लिए हमें आगे तत्पर रहना चाहिए। अब है टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर, ये देखो बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में शुरू किया गया, ठीक है। ये मिस प्रिंट दे रखा है, ये आपके कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। कब से प्रारंभ किया गया? 1974 में। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी लगभग कितनी थी? 55,000 थी और जो 1974 में घटकर 1827 रह गई। अब देखो आप कहां संख्या 55,000 से लेकर कम होते होते कहां गई? 1827। विचार करने योग्य बात है। इतनी घटी संख्या जिसके कारण भी रहे होंगे। अब बाघों की आबादी के लिए खतरे, ठीक है। अब बाघ की आबादी के लिए कौन कौन से खतरे हैं? पहला है व्यापार के लिए शिकार। अब जो संख्या घटी थी बाघों की वो क्या है? व्यापार के लिए शिकार भी खतरा है, क्योंकि उस समय विभिन्न प्रकार के बाघ जो थे उनको मार के उनका व्यापार किया जाता था, है ना। तो ये पहला है व्यापार के लिए खतरा। बाघ की आबादी के लिए खतरे कौन सा? पहला व्यापार के लिए, दूसरा सिमटता आवास। अब आवास जो धीरे धीरे
जीव जंतु के कम होते जा रहे हैं। मानव ने अपने सुविधाओं के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा दिया, है ना। अपनी चकाचौंध जिंदगी के लिए उन बेजुबान जानवरों की जिंदगी की बलि देते हुए मानव आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा विकास मानव को नहीं करना चाहिए जिससे कि अपने आवास के लिए दूसरों के आवास को उजाड़ना। कहते हैं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, वही काम आज हम करते जा रहे। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या आदि। अब उनका जो भोजन है, जंगली जानवर जितने भी है, वो एक इकोसिस्टम के बंधे हुए, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपन एक किसी उनकी जाति को खत्म कर देंगे तो उनका जो आवासीय या फिर उनका कह सकते हैं फूड चेन सर्किल जो है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, जिससे भी खतरा हो जाता है। अब नेक्स्ट देखा है महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। कौन कौन से महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है? आप देखो, उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में देखा है। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, ठीक है। असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, है ना। ये इस प्रकार के दे रखे हैं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो टाइगर रिजर्व दे रखे हैं। दौड़ता हुआ चीता दिख रहा है आपको, टाइगर। अब देखो ये जो आपने दे रखा है ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ दे रखा था आपने? उत्तराखंड राज्य में। यहाँ एक एक दे रखा है, राजस्थान में दे रखा है मुकुंदरा, रणथंभौर है, सरिस्का है, इस प्रकार के दे रखे हैं। और ये आपका पेरियर आ गया, कहाँ पे था? केरल में। मानस बाघ हो गया असम में, ठीक है। इस प्रकार सारे आपके एक एक दे रखे, इसमें अपने देख लेना एक बार फिर से अच्छे से, है ना। नेक्स्ट, हाँ देखो, एक इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी तीनों महापुरुष आपके सामने हैं। तो आज अपना चैप्टर जो है कौन सा, वन्य जीव, समाप्त हुआ। और इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेना, चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।